हेयर आई अनीता, आप सबका स्वागत करती हूँ आप सबके अपने चैनल बायोलॉजी ब्लॉग्स विद अनीता में। लास्ट की क्लासेस में हमने दो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ा था। वन इज द माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेकेंड इज द क्लोरोप्लास्ट। नाउ टुडे वी विल स्टडी अबाउट द न्यूक्लियस, दैट इज द ब्रेन ऑफ द सेल। इसको हम क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? दैट डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट ब्राउन। कब की थी? 1831 में। क्लियर? न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। ठीक है। इसे ब्रेन ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मोस्टली कंट्रोल करता है और डायरेक्ट करता है एक्टिविटी ऑफ द सेल को। तो इसको हम दूसरा नाम क्या कह सकते हैं? कंट्रोलर एंड डायरेक्टर ऑफ द सेल। क्लियर? ये दोनों नाम इसके हैं, ब्रेन ऑफ द सेल और द कंट्रोलर एंड डायरेक्टर ऑफ द सेल। क्लियर है? इसके नंबर वेरी कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनिज्म। नंबर वेरी। जैसे सिंगल न्यूक्लियस है, वन न्यूक्लियस प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल अगर वन है तो उसको हम क्या कहेंगे? यूनिन्यूक्लिएट। क्लियर? अगर टू न्यूक्लियस प्रेजेंट है किसी ऑर्गेनिज्म में, इसका एग्जाम्पल, गुड एग्जाम्पल कौन है? पैरामीशियम 2 का। उसमें क्या होता है? एक मैक्रो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और एक माइक्रो। तो 2 को हम कह सकते हैं बाई न्यूक्लिएट। ठीक है। अगर नंबर मोर देन 2 है तो उसको मैनी कहते हैं, यानी कि मैनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, उसको कहेंगे मल्टी न्यूक्लिएट। क्लियर? अगर न्यूक्लियस एब्सेंट है, इसका गुड एग्जांपल क्या हो सकता है? फंजाई हो सकता है। ठीक है। फंजाई में भी आपका राइजोपस एक एग्जांपल अगर लिखना चाहें। ठीक है। बाई न्यूक्लिएट में क्या हो जाएगा आपका? इसका गुड एग्जाम्पल है पैरामीशियम। ठीक है। यूनिन्यूक्लिएट के तो बहुत से एग्जाम्पल हैं, अमीबा लिख लीजिए आप। ठीक है। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म या कुछ ऐसे हमारे पार्ट ऑफ द ऑर्गन होते हैं जिनमें न्यूक्लियस टोटली एब्सेंट होता है। अगर एब्सेंट है न्यूक्लियस तो उसको कहते हैं ई न्यूक्लिएट। ई मतलब एब्सेंट। ठीक है। या ए न्यूक्लिएट भी कह सकते हैं। ठीक है। ए न्यूक्लिएट या ई न्यूक्लिएट। गुड एग्जाम्पल इसका क्या है? मैमेलियन की मैच्योर आरबीसी। मैच्योर आरबीसीज ऑफ, इसका एग्जाम्पल है मैच्योर आरबीसीज ऑफ मैमेलियन। ठीक है। ये एनिमल की बात होगी। अगर हम प्लांट्स में देखें तो किसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है? सीप ट्यूब में। ठीक है। इन प्लांट्स सीप ट्यूब्स इन प्लांट। सीप ट्यूब किसका पार्ट है? ये फ्लोएम का पार्ट है। क्लियर? एक चीज और, न्यूक्लियस की जो जूलॉजिकल नेम, अगर जूलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में देखें तो इसको हम कहते हैं कैरियन। क्लियर? अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। दिस इज क्लियर? फिर से देख लो। न्यूक्लियस दैट इज द ब्रेन ऑफ द सेल और द कंट्रोलर एंड डायरेक्टर ऑफ द सेल, दैट वाज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। नंबर इसके वेरी करते हैं, दैट डिपेंड्स ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। अगर एक है तो उसको यूनिन्यूक्लिएट कहेंगे, 2 है तो बाई न्यूक्लिएट कहेंगे।
मैनी है तो मल्टी न्यूक्लिएट कहेंगे, अगर एब्सेंट है तो ई न्यूक्लिएट कहेंगे। क्लियर? नाउ वी आर कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। अगर हम स्ट्रक्चर देखें, क्योंकि ये कैसा स्ट्रक्चर है, डबल बाउंड, तो डबल बाउंड बना लो। ठीक है, ठीक है। इसकी बाहर की मेम्ब्रेन हो गई आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गई इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, दैट मीन्स न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियस का एनवलप है ये। अगर हम वैसे कहना चाहें इस टर्म में, न्यूक्लियस मीन्स कैरियन, और कह सकते हैं कैरियोथीका। थीका मीन्स कवरिंग, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की कवरिंग हो गई। ठीक है, अब आप देख रहे होगे कि ये मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूअस में नहीं है, बीच बीच में इसमें क्या प्रेजेंट है, पोर प्रेजेंट है। इसको टर्मिनोलॉजी देते हैं न्यूक्लियर पोर। क्लियर? और इनको हम न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर? आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये, इसको न्यूक्लियर एनवलप या कैरियोथीका कह सकते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू द इंटरनल स्ट्रक्चर। तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, इस टाइप से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इसको हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन। ठीक है, और इसमें एक मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इस टाइप से। ठीक है, मेम्ब्रेन नहीं होती इसकी, दैट इज कंटिन्यूअस विद द न्यूक्लियोप्लाज्म। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द न्यूक्लियोलस। ठीक है, और जो इसके अंदर लिक्विड भरा होता है न्यूक्लियस के अंदर, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। फिर से देख लो, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, इनर मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, जो मेम्ब्रेन होती है वो कॉन्टिन्यूअस में नहीं होती, उनके बीच में पोर प्रेजेंट होता है। ठीक, क्यों प्रेजेंट होता है अभी हम आगे वन बाय वन स्ट्रक्चर की बात करेंगे। आपकी इसके अंदर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि मेम्ब्रेन लेस होता है, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, और एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम क्रोमैटिन कहते हैं। एंड दिस इज द न्यूक्लियोप्लाज्म, द लिक्विड विच आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। इसकी बात करें, इसकी मेम्ब्रेन की बात करें, न्यूक्लियर एनवलप की बात करें, तो न्यूक्लियर एनवलप हेडिंग डालोगे आप। न्यूक्लियर एनवलप में हमारा क्या आ रहा है, पहला आउटर मेम्ब्रेन आ रहा है, दूसरा इनर मेम्ब्रेन आ रहा है। ठीक है, ये कैसी होती है, नॉट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस नहीं होती। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर पोर। जो आपकी आउटर मेम्ब्रेन होती है वो आपकी कॉन्टिन्यूअस में नहीं होती, क्योंकि इनमें न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियर पोर का क्या काम होता है, अब इसको देखते हैं। जो ये न्यूक्लियर पोर होता है, दैट हेल्प्स इन द बाई डायरेक्शनल मूवमेंट, हेल्प्स इन बाई डायरेक्शनल मूवमेंट। मतलब क्या है इसका, बाई मतलब टू, डायरेक्शन मतलब दिशाओं में, है ना। यानी कि जो थोड़ा बड़ा बना देते हैं इसको, ये है न्यूक्लियर पोर। मान लो ये एक सेल है, ठीक है, सेल के बाहर क्या भरा रहता है, साइटोप्लाज्मा भरा रहता है। ठीक है, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्मा है।
तो इन दोनों के मटेरियल को एक्सचेंज करने के लिए ये न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होता है हमारा। ठीक है, क्या करता है, जैसे फॉर एग्जांपल अंदर आपका आरआरएनए सिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, इसको प्रोटीन फॉर्मेशन करने के लिए जो साइटोप्लाज्मा में भी कुछ क्या पड़े रहते हैं, हमारे आरआरएनए प्रेजेंट होते हैं, तो वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन और अदर सब्सटेंसेस के पाथवे के लिए ये न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो मटेरियल होता है साइटोप्लाज्मा से न्यूक्लियस में और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्मा में चेंज हो जाए। डबल एरो शो हो रहा है। ठीक है, दिस इज दी बाई डायरेक्शनल। क्लियर, यहाँ का मटेरियल साइटोप्लाज्मा में जा सकता है और साइटोप्लाज्मा का मटेरियल आपका अंदर जा सकता है। क्लियर है। अब बात करते हैं इस न्यूक्लियोप्लाज्मा की। इस न्यूक्लियोप्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट है। पहली चीज आपकी जो प्रेजेंट है वो है क्रोमेटिन। ठीक है, दिस इज द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। दूसरी चीज प्रेजेंट है आपकी न्यूक्लियस। अब इसको वन बाय वन देख लेते हैं हम, होता क्या है। इसको हम रफ कर देते हैं अब। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। अगर हम न्यूक्लियोप्लाज्मा की बात करें, सॉरी पहले न्यूक्लियोलस की बात कर लेते हैं, तो कैसा है ये आपका नॉन मेम्ब्रेन है, नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, जिसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। क्लियर। कॉन्टिन्यूअस किसके साथ है, न्यूक्लियोप्लाज्मा के साथ। ठीक है, यानी कि इससे कोई सेपरेशन नहीं है, कोई मेम्ब्रेन न्यूक्लियोप्लाज्मा जो भरा है इससे कोई इसका सेपरेशन नहीं है, तो कह सकते हैं दैट इज द कॉन्टिन्यूअस विद न्यूक्लियोप्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा मीन्स द लिक्विड विच प्रेजेंस इनसाइड द न्यूक्लियस। नाउ वी आर कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज द न्यूक्लियस। ये क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज द साइट ऑफ एक्टिव आरआरएनए सिंथेसिस। ठीक है, ये क्या होती है आपकी न्यूक्लियोलस ही होता है जो क्या करता है, आपका आरआरएनए को सिंथेसिस करता है। आर मतलब होता है यहाँ पे राइबोसोमल। ठीक है, क्या बना रहा है आपका, राइबोसोमल आरएनए बना रहा है। तो उस न्यूक्लियस को हम क्या कह सकते हैं, जो न्यूक्लियोलस है इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं राइबोसोमल फैक्ट्री। क्लियर, ये किसको कहते हैं हम, ये हम कहते हैं आपके न्यूक्लियोलस को। ठीक है, फिर से देख लो, न्यूक्लियोप्लाज्मा के अंदर दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। जो आपका न्यूक्लियोलस होता है वो नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स उसमें कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। कॉन्टिन्यूअस है विद द न्यूक्लियोप्लाज्मा, क्योंकि जब मेम्ब्रेन नहीं है तो कॉन्टिन्यूअस तो होगी ही। ठीक है, और ये काम क्या करता है, ये आरआरएनए को सिंथेसाइज करता है। आरआरएनए को सिंथेसाइज करने का मतलब राइबोसोम को सिंथेसाइज कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन में बी कम इन द एग्जाम। तो न्यूक्लियोलस क्या है, एक राइबोसोमल फैक्ट्री है। प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं, राइबोसोम्स को, ये भी नोट डाउन कर लो। राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट बी कंफ्यूज। न्यूक्लियोलस राइबोसोमल फैक्ट्री है। ठीक है, और राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन फैक्ट्री है। तो हम कह सकते हैं जितने भी आपके जो न्यूक्लियोलस होता है वो डिफरेंट, इसके नंबर डिफरेंट हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन दी सेल टू सेल। जहाँ पे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होगी, ज़्यादा राइबोसोम्स की ज़रूरत होगी, वहाँ न्यूक्लियोलस का नंबर ज़्यादा होगा। वन थिंग और, दिस न्यूक्लियोलस एब्सेंट इन बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स। ठीक है, पीकेएस मतलब प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है।
वहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है बट नॉट वेल डेवलप्ड, उसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती। क्लियर है? नाउ वी आर कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, दैट इज द क्रोमेटिन। इसको रफ कर देते हैं पूरा। अब आते हैं हम क्रोमेटिन में। क्रोमेटिन क्या था? छोटा सा स्ट्रक्चर देखते हैं। ये आपका क्या था? न्यूक्लियोलस है मान लो, ठीक है। इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट था उसको हमने कहा था क्रोमेटिन, ठीक। और इसी से हमारे क्या निकले होते हैं? ईआर भी प्रेजेंट होते हैं। कौन से ईआर होंगे? जिनमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द रफ ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और राइबोसोम्स इनकी आउटर सरफेस में भी प्रेजेंट हो सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। क्लियर? वन पॉइंट और ऐड कर लेना कि इन द न्यूक्लियर आउटर सरफेस, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, राइबोसोम्स विल बी प्रेजेंट, ठीक है। क्रोमेटिन क्या है पहले देख लेते हैं। क्या है ये? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्या क्या कंटेन करते हैं? ये कंटेन करेंगे डीएनए, जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल है। हिस्टोन प्रोटीन, क्या होता है हिस्टोन प्रोटीन? लास्ट के लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था। ये हिस्टोन प्रोटीन होता है जो डीएनए की पैकेजिंग में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, क्योंकि जो ह्यूमन का डीएनए होता है, ठीक है, ह्यूमन का जो डीएनए होता है उसकी जो लेंथ होती है कितनी होती है? 2.2 मीटर, ठीक है, यानी कि एक दुपट्टे से भी बड़ा, ठीक। और सेल कितनी छोटी होती है जो हमें दिख ही नहीं रही, हमारे हाथ पैर हर जगह सेल्स ही है, ठीक है, हमारी बॉडी सेल से ही बनी है। तो सेल्स वी कैन नॉट सी विद द नेकेड आई प्रॉपरली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इस डीएनए की लेंथ को पैकेज करने के लिए, ठीक है, क्या प्रेजेंट होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन। ये हिस्टोन प्रोटीन किस में एब्सेंट होंगे? प्रोकैरियोट्स में। और क्या प्रेजेंट होता है? कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो कि इनको फिनिशिंग करती है उसकी पैकेजिंग को, ठीक। और कुछ आयंस प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन इन ट्रेसेस में। क्लियर है? ठीक है। क्रोमेटिन क्या है? दैट कंटेन द मेनली जेनेटिक मटेरियल। यही अभी क्रोमोसोम्स इसी से बनता है, ठीक है। ये क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है दैट कंटेन डीएनए, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम्स में ही प्रेजेंट होते हैं। तो डीएनए ये क्या है? एक क्रोमोसोम्स का ही फॉर्म है। अभी बताएंगे क्रोमोसोम्स कैसे बनता है। ये कंटेन करते हैं डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम आयंस इन ट्रेसेस, कुछ वेरी स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल परसेंटेज में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और, डीएनए प्रेजेंट है तो क्या होगा? आरएनए होगा। डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को रेप्लिकेशन कहते हैं। लास्ट लेक्चर में ये भी डिस्कस हो चुका है। डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फिर आरएनए से आपका क्या बनेगा? ट्रांसलेशन होके प्रोटीन बनेगा, ठीक है। अब इसका जो क्रोमेटिन वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? क्रोमा मीन्स क्या होता है? कलर, ठीक है। क्रोमा का मतलब कलर। तो इसका नाम क्रोमेटिन क्यों रखा गया? ये वर्ड जो है, दैट वर्ड इज गिवन बाय द फ्लेमेन। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस वर्ड को डिस्कवर किया, ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इट गेट्स easily stained, ठीक है। क्योंकि जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? easily stained हो जाता है, इसीलिए इसका नाम हमने क्या दिया? क्रोमेटिन। क्रोमा मीन्स होता है, क्रोमा मीन्स क्या होगा? कलर। क्लियर? और इसके लिए जो स्टेन यूज होता है दैट इज द एसिटोकार्माइन और फ्यूल्जन,
ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करने के लिए जेनस ग्रीन का यूज़ किया गया था, सेम है इसको देखने के लिए पर्टिकुलर स्टेन का यूज़ करते हैं, दैट इज़ द एसिटोकार्माइन और फ्यूलजेन। दिस इज़ द दैट इज़ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रोमेटिन। अब आते हैं हम स्टेनिंग करने पे हमें क्या क्या दिखता है, ठीक है। अगर हम क्रोमेटिन के पार्ट्स देखें, ठीक है, ये टाइप्स देखें तो इसके 2 टाइप्स होते हैं, दैट इज द यूक्रोमेटिन एंड सेकेंड इज द हेट्रोक्रोमेटिन। ये क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, यू मतलब होता है ट्रू, ठीक है। क्रोमेटिन मीन्स कलर। फॉर एग्जाम्पल हमने स्टेन लिया एसिटोकार्माइन, ठीक है, एक जनरल एग्जाम्पल लेते हैं, हमने एक क्या लिया, थ्रेड लिया, ठीक है, और इंक रख दिया एक प्लेट में, उस थ्रेड में बीच बीच में हमने क्या किया, गांठें बांध दी। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द थ्रेड, इसके बीच बीच में हमने क्या किया, गांठें बांध दी, ठीक है। फिर हमने इस थ्रेड को क्या किया, ले जाके इंक में डिप कर दिया। डिप करने के बाद आप देखोगे जो ये ओपन स्ट्रक्चर है, यहाँ पे स्टेन हल्का होगा और जहाँ पे आपकी नॉट बनी है, गांठें बनी हैं, वहाँ पे जो स्टेन होगा वो ज़्यादा अब्जॉर्ब होगा, ठीक है। तो इन्हीं के बेसिस पे इन्होंने इस क्रोमेटिन को क्या किया, डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, दैट इज़ द यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। यू मीन्स होता है ट्रू, यानी कि ये लाइट होता है, ठीक है, लाइट स्टेन्ड होता है, लूजली पैक्ड होगा, ठीक, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा, ठीक। मतलब क्या है, यू मीन्स होता है ट्रू, जो हमारा ट्रू क्रोमेटिन होगा, क्रोमोसोम्स होगा, जो हमें इंफॉर्मेशन देगा जेनेटिक्स के बारे में, वो यू क्रोमेटिन होगा। क्यों होगा, क्योंकि लाइट स्टेन्ड होगा, ठीक है, इसके जो यहाँ पे लूजली पैक्ड होंगे, ठीक। थर्ड होता है ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, या इसी को हम कह सकते हैं जेनेटिकली एक्टिव। मतलब क्या करेगा ये, क्योंकि इनमें डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, डीएनए को ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए में चेंज कर देगा, इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। यानी कि ये जो जीन होते हैं कौन से होंगे, जो 1 जनरेशन टू अनदर जनरेशन में जीन का क्या होता है, 1 कैरेक्टर जो शो होते हैं फ्रॉम 1 जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है। फॉर नेक्स्ट में आते हैं, ये क्या होंगे, हेट्रोक्रोमेटिन की बात करें, जस्ट अपोजिट, ये क्या होगा, ये डार्क स्टेन्ड होंगे, क्लियर, और कैसे होंगे, कॉम्पैक्टली और टाइटली पैक्ड होंगे, क्लियर, और इससे ट्रांसक्रिप्शन करना बहुत ही टिपिकल होगा, या ट्रांसक्रिप्शनली ये इनएक्टिव होंगे। और जेनेटिकली इनएक्टिव होंगे। अब बात आती है, कहीं पे हमें, अभी हमने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाया, तो फिर ये क्या होता है, कुछ आपने न्यूक्लियस में इस टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हुए भी देखा होगा, और यहाँ पे मैंने थ्रेड लाइक बनाया है। इसका मतलब क्या होता है, जो ये वाला फेज है, ठीक है, जब आप सेल साइकिल पढ़ोगे, सेल डिवीजन पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में, उसमें क्या होता है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ये आपका इंटरफेस में होता है, यानी कि यहाँ पे सेल डिवाइड नहीं हुई है। इसको हम इस टाइप के न्यूक्लियस को क्या कह सकते हैं, नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियस, ठीक है। वहाँ पढ़ोगे इंटरफेस, मेटाफेस, सेल साइकिल में नेक्स्ट चैप्टर में। यहाँ एक जनरल जान लो कि जहाँ पे थ्रेड लाइक
स्ट्रक्चर क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है, दैट मीन्स द न्यूक्लियस नॉट स्टार्टेड द डिवाइडेशन। ये नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियस है। जिस न्यूक्लियस में आपका क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होगा इसी से बनता है, ठीक है। इसमें क्या पैकेजिंग होना शुरू हो जाती है। जैसे आपका डीएनए क्या है, डाइन्यूक्लिक एसिड है, डाइराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसमें क्या होता है, ये एसिडिक है और आपका जो हिस्टोन प्रोटीन है बेसिक है। यहाँ पे क्या होगा, एसिड बेस अपोजिट है, पोल है, मान लो एक अपोजिट पोल जब आपस में आते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सेम है यहाँ पे जो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए क्या करेगा, हिस्टोन प्रोटीन की हेल्प से डीएनए की पैकेजिंग होके क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। तो जहाँ पे डिवाइडेशन स्टार्ट हो जाता है, डिवाइडिंग न्यूक्लियस होता है, ठीक है, वहाँ पे आपका क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है। दिस इज द क्लियर। अब हम आ जाते हैं क्रोमोसोम्स में, ठीक है। ठीक है, यही जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है क्रोमेटिन की, जब हिस्टोन प्रोटीन्स इसकी पैकेजिंग करता है तो क्या बन जाता है, ये कैसे बनता है, देखो ये आपका डार्क स्टेन पार्टिकल हो गया, ठीक है। और क्या हुआ, इसने क्या किया, इस टाइप की हमारी पैकेजिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है। यानी कि ये हो गया आपका ये आपका क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो गया, जहाँ पे डिवाइडेशन, ये क्या स्पिंडल फाइबर है इसके, ठीक है। ये क्रोमोसोम्स का ये पार्ट क्या कहलाता है, सेंट्रोमियर, ठीक। और जो आपका एंडेड पार्ट है दिस वन, ये क्या कहलाएगा, टेलोमियर, ठीक है। और इसके यहाँ पे एक स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं काइनेटोकोर, ठीक। और जो ये स्पेस दिख रहा है इसको हम कह देते हैं मैट्रिक्स। क्लियर। अब इसकी आर्म्स को डिवाइड किया गया है, इस आर्म को कह दिया पी आर्म, ये जनरली शॉर्ट होता है, ठीक है, इसको कह दिया क्यू आर्म। पी इसलिए रखा गया क्योंकि पिटाइट मीन्स होता है शॉर्ट, ठीक है। अल्फाबेटिकली पी के बाद क्यू आता है इसलिए इसको क्यू आर्म कह दिया गया है। जो सेंट्रोमियर है इसको हम क्या कह सकते हैं, ये आपका प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है, ठीक है। दिस इज द सेंट्रोमियर, दैट इज द सेंटर पार्ट जहाँ पे स्टेनिंग ज़्यादा होती है जनरली। और ये क्या होता है, इसको हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, ठीक है। आपका जो काइनेटोकोर होता है वो डिस्क शेप्ड स्पिंडल फाइबर का बना होता है। इसमें क्या होता है, ये साइट ऑफ अटैचमेंट के लिए होता है, ठीक है। इन अटैचमेंट को जोड़े रखता है। अगर हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, जो इसके क्रोमेटिड्स होते हैं। ये एंड ऑफ द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज टीलोमियर। ये किस लिए होता है टीलोमियर, इट प्रिवेंट्स द शॉर्टनिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि ये क्रोमोसोम्स की शॉर्टनिंग होने से रोकता है। मतलब क्या होता है, टीलोमियर फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल ले लें, आपने पिक्चर देखी है अमिताभ बच्चन की, ठीक है, उसमें वो छोटा सा बच्चा होता है लेकिन उसके फेसेस में क्या होता है, झुर्रियाँ वगैरह आ जाती हैं। वो क्यों हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे उसको डिजीज़ होती है, दैट इज़ अ प्रोजेरिया, ठीक है। और ये इसी कारण होती है क्योंकि वहाँ पे उसका टीलोमियर प्रॉपरली नहीं वर्क करता है, वहाँ पे शॉर्टनिंग हो जाती है। यहाँ पे अगर शॉर्टनिंग हो जाएगी टीलोमियर की तो होगा क्या, एजिंग जल्दी होने लग जाती है। कुछ लोग फॉर एग्जांपल 45 इयर्स के होते हैं लेकिन दिखने में वो 35 इयर्स के दिखते हैं। क्यों, ड्यू टू दिस टीलोमियर, क्योंकि वहाँ पे जो उनकी शॉर्टनिंग होती है वो नहीं होती जल्दी क्रोमोसोम्स की। ये टीलोमियर हेल्प करता है एजिंग को रोकने में। क्लियर। नाउ अगर हम इसका क्या है, ये इसका मोनाड स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर इसका हम डायाड स्ट्रक्चर बनाएं तो कैसे बनेगा, ठीक है, दिस इज द डायाड स्ट्रक्चर। इसको भी देख लेते हैं एक बार।
इसको कहते हैं डायड क्रोमोसोम। यानी कि इसका अगर रेप्लिकेशन होगा तो क्या बनेगा, डायड फॉर्म ही बनेगा। और जो हमारे अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो डायड क्रोमोसोम्स में इन्हीं पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? इसको देख लेते हैं एक बार, डायड क्या होता है, स्ट्रक्चर क्लियर है। मान लो यहाँ पे 2 क्रोमोसोम है इस टाइप से, ठीक है, इनका ये सेंट्रोमियर है। एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है, ठीक है, ये इसका हो गया सेंट्रोमियर। क्लियर? अब इसमें पूछते हैं कि सिस्टर क्रोमेटिड, मान लो ये 1 आर्म है, 2 आर्म है, 3 आर्म है, 4 आर्म है, ठीक है, एक क्रोमोसोम 2 3 4, ठीक है। इसमें पूछ देता है कभी कभी क्वेश्चन कि इन क्रोमोसोम्स में सिस्टर क्रोमेटिड्स कौन कौन से हैं। तो इसमें सिस्टर क्रोमेटिड कौन कौन से हैं, 1 और 2 ये आपके क्या हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। और 3 और 4 क्या हैं, ये भी सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। मतलब क्या हो सकता है, अगर किसी, दिस इज द क्रोमोसोमल पार्ट, अगर कोई क्रोमेटिड्स, ठीक है, ये क्रोमेटिड्स क्या हैं, अगर वो सेम सेंट्रोमियर को शेयर कर रहे हैं, देन इट इज द इट इज द सिस्टर क्रोमेटिड्स। फिर से समझ लो, सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या हैं, इफ द क्रोमेटिड्स शेयर द सेम सेंट्रोमियर, इनका जो सेंट्रल पार्ट है वो सेम है, तो ये क्या हो गया, सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गए। इसमें 3 4 में दोनों का सेम है। अगर हम बात करें कि नॉन सिस्टर कौन से हैं, 2 और 3 आपके क्या हो जाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्यों, 1 और 3 भी नॉन सिस्टर हो गया है, 2 और 4 भी नॉन सिस्टर हो गया। दैट मीन्स अगर जिसके सेंट्रोमियर्स अलग अलग होते हैं तो उसको हम कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्लियर है? अब हम बात करते हैं, एक टर्म आता है सैटेलाइट क्रोमोसोम, और सैट क्रोमोसोम्स भी कहते हैं, और मार्कर क्रोमोसोम, ये क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। सैटेलाइट क्रोमोसोम, सैट क्रोमोसोम और मार्कर क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जनरली क्रोमोसोम्स ऐसा होता है। क्लियर? मोनाड क्रोमोसोम्स बना रहे हैं, यानी कि डिवाइजेशन से पहले का, ठीक है। इसमें क्या है, ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। इस सैटेलाइट क्रोमोसोम्स और नॉर क्रोमोसोम्स में क्या होता है, इसके टीलोमियर के साइड, अपर क्रोमेटिड्स में टीलोमियर के साइड एक और क्या प्रेजेंट होता है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं, और इसको कहते हैं नॉर। नॉर मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन, ठीक है। यानी कि अगर किसी क्रोमोसोम्स में प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के साथ साथ सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होते हैं तो उस टाइप के क्रोमोसोम्स को हम सैटेलाइट क्रोमोसोम्स, सैट क्रोमोसोम्स या मार्कर क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्लियर? अब क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, ह्यूमन में कितने पेयर ऑफ सैटेलाइट क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। तो ह्यूमन में जो सैटेलाइट क्रोमोसोम्स के नंबर हैं, in human 5 pairs of सैट क्रोमोसोम या सैटेलाइट क्रोमोसोम्स या मार्कर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट।
ह्यूमन में कितने पेयर होते हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, जिसमें कि क्या प्रेजेंट होगा? 22 ऑटोसोम्स होते हैं और 23rd जो 1 पेयर होता है, यानी कि 23rd वाला जो वो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, जो डिटरमाइन करता है सेक्स को। ये हम आगे जेनेटिक्स के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ बात कर लेते हैं ह्यूमन में 5 पे, क्योंकि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पेयर्स में पाए जाते हैं, ठीक है, इस टाइप से पाए जाएंगे। ये 1 पेयर हो गया, ठीक है, ये 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। इसी टाइप के 23 पेयर्स यानी कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ह्यूमन में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कि सैटेलाइट क्रोमोसोम्स होते हैं वो 5 पेयर्स होते हैं। कौन कौन से? 13, 14, 15, 21 एंड 22 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? दैट इज दी सैट क्रोमोसोम या सैटेलाइट क्रोमोसोम्स, ठीक है। फिर से देख लो, 13, 14, 15, 21 एंड 22 नंबर का जो क्रोमोसोम्स पेयर्स होते हैं वो आपके सैटेलाइट क्रोमोसोम्स होते हैं। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या होते हैं सैटेलाइट? जिसमें प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के साथ सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होता है। क्लियर है? नाउ आ जाते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। इसको हम 4 में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। पहला होता है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स आगे देख लेना, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना। दूसरा हो गया सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। थर्ड हो गया एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, एंड फोर्थ हो गया टीलोसेंट्रिक। क्रोमोसोम्स, ठीक है। इस सेंट्रोमियर के बेसिस पे, ये कोई क्रोमोसोम्स है, इसका सेंट्रोमियर ये है, तो इसकी पोजीशन के बेसिस पे क्रोमोसोम्स को 4 डिवाइड में बांटा गया है। पहला मेटासेंट्रिक, नाम से ही पता चल रहा है, मेटा मीन्स होता है जस्ट एकदम सेंटर पे, इसका मेटा मीन्स होता है सेंटर, यानी कि जो सेंट्रोमियर प्रेजेंट होगा वो एकदम बराबर होगा, यानी कि जो आपका सेंट्रोमियर होगा प्रेजेंट इन सेंटर, डिवाइड कर रहा है इक्वल क्रोमेटिड्स में। इसके जो क्रोमेटिड्स की लेंथ होगी वो कितनी, कैसी होगी, इक्वल होगी। क्लियर? तो अगर हम इसको स्ट्रेच करें, ठीक है, तो ये कैसा शेप बनाएगा, मान लो इस टाइप से ये क्रोमोसोम है, अगर हम इसके स्पिंडल को, यहाँ पे जो इसका काइनेटोपोर है, इसको स्ट्रेच करें तो कैसा शेप बना लेता है, इस टाइप का शेप बना लेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक, इसको अगर हम इसको पकड़ के खींच दें, इसके सेंट्रोमियर की काइनेटोफोर को, यहाँ पे काइनेटोफोर है, अगर इसको पकड़ के स्ट्रेच करें तो ये शेप किसका बनाएगा, वी शेप। तो ये कैसा शेप बनाता है, वी शेप। क्लियर? सब मेटासेंट्रिक में आते हैं, यानी कि मेटा सेंटर से थोड़ा सा नीचे, मान लो ये क्रोमोसोम्स है, ठीक है, इसका जो सेंट्रोसोम होगा वो थोड़ा सा सेंटर से नीचे प्रेजेंट होगा। तो ये कैसा, अगर हम इसको पकड़ के खींच दें, इसके
कैनेटोफोर को, ठीक है। इसमें क्या लिखोगे, दैट इज सेंट्रोमियर प्रेजेंट जस्ट बीनीथ द सेंटर, यानी कि थोड़ा सा नीचे प्रेजेंट होता है सेंट्रोमियर, और अनइक्वल होगा, यानी कि इसको हम कह सकते हैं अनइक्वल क्रोमेटिड्स या ब्रांचेस को, आर्म को कहते हैं हेट्रोब्रैकियल आर्म, मीन्स अनइक्वल आर्म, ठीक है। अगर हम इसको पकड़ के खींच दें कैनेटोकोर को, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, इस टाइप से बन जाएगा, है ना। तो ये कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, एल शेप, क्लियर। ड्यूरिंग एनाफेज, यानी कि जब डिवाइडेशन स्टार्ट होता है तो एल शेप का स्ट्रक्चर बना लेगा। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, एकदम नीचे होता है, मान लो ये क्रोमोसोम है और थोड़ा सा एकदम यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो अगर हम इसके कैनेटोफोर को, इसमें भी हेट्रोब्रैकियल आर्म होगी, यानी कि अनइक्वल आर्म होगी, और टीलोमियर से थोड़ा सा ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये इसका टीलोमियर होता है, एंडिंग पार्ट, इससे थोड़ा सा ऊपर। अगर हम इसको पकड़ के घसीट दें तो ये कैसा बनाएगा स्ट्रक्चर, वेट, ऐसा बना देगा, है ना। तो इसको हम कह सकते हैं जे शेप्ड, ठीक है, जे शेप्ड बना देगा। ये भी हेट्रोब्रैकियल होगा, जस्ट अपर द टीलोमियर, इसका सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। वो टीलोसेंट्रिक मीन्स कहाँ प्रेजेंट है, इसका एकदम नीचे की ओर प्रेजेंट है, कोई क्रोमोसोम्स है, ठीक है, एकदम नीचे प्रेजेंट है इस टाइप, यानी कि एक पार्ट ऑफ क्रोमेटिड्स है ही नहीं, एक सिंगल आर्म प्रेजेंट है, इसमें सिंगल आर्म प्रेजेंट होगी। कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, आई ऐसा, तो आई शेप्ड हो जाएगा ये, क्लियर है। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये हमारा था न्यूक्लियस के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा उसका न्यूक्लियोलस के बारे में, उसकी मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में, और क्रोमेटिन के बारे में, और क्रोमेटिन से कैसे क्रोमोसोम्स बना, और क्रोमोसोम्स के टाइप्स के बारे में, ठीक है। आज का लेक्चर बस इतना ही। कल में हम देखेंगे इसके जो स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं सेल में, जैसे कि माइक्रोबॉडीज़ हो गए, ठीक है, पेरोक्सिसोम हो गए, जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। थैंक यू। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।